Hello students, welcome to this video. Myself Amrita Singh. The topic of this video is Identity and Autonomy of Indian Education. In this video, I will discuss about the advantage and disadvantage of autonomy. जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताई थी कि 20 मार्च 2018 को तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह घोषणा की थी कि देश के 5 केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं 21 राज्य विश्वविद्यालयों सहित 60 उच्च गुणवत्तापूर्ण वाले शिक्षण संस्थानों को पूर्ण रूप से स्वायत्तता दी जाएगी। डेट आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे, डेट है 20 मार्च 2018। ओके, तो इस घोषणा के अनुसार अब ये जो 60 उच्च गुणवत्तापूर्ण वाले शिक्षण संस्थान हैं, ये अपने यहाँ बिना यूजीसी के अनुमति के नए कोर्स लागू कर सकेंगे, पुराने पाठ्यक्रमों में बदलाव ला सकेंगे, इवैल्यूएशन सिस्टम में सुधार ला सकेंगे, नए डिपार्टमेंट की स्थापना कर सकेंगे, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम शुरू कर सकेंगे, यहाँ तक कि 20% विदेशी शिक्षकों की नियुक्ति कर सकेंगे, 20% विदेशी छात्रों का दाखिला ले सकेंगे और किसी दूसरी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के साथ कोलैबोरेशन स्थापित कर सकेंगे। ठीक है, लेकिन इस घोषणा के साथ ही यह बहुत बड़ी बहस का मुद्दा बन गई। एक पक्ष का मानना है कि यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक घोषणा है, इससे देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगी। देश की जो शिक्षा व्यवस्था है, खास कर उच्च शिक्षा व्यवस्था, उसकी क्वालिटी और अधिक अच्छी होगी। रिसर्च और इनोवेशन के अनेक कार्यक्रम होंगे, स्टूडेंट को क्रिएटिविटी का मौका मिलेगा, उनकी क्रिएटिविटी को पहचान मिलेगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर कोई नया कोर्स लागू करना चाहता है, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताई थी कि एमबीए कोर्स को लागू करने के लिए कम से कम 6 ऑथराइज्ड बॉडी से परमिशन लेनी पड़ती है और इन 6 ऑथराइज्ड बॉडी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने पड़ते हैं। तो इस प्रकार के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, इस प्रकार की जो बॉन्डिंग है, उनसे इन्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि ये अपने यहाँ अपनी शिक्षा व्यवस्था में जो सुधार करना चाहते हैं, जो क्वालिटी लाना चाहते हैं, वो आसानी से ला पाएंगे। इसके साथ ही हमारे जो देश की शिक्षा व्यवस्था है, खास कर हायर एजुकेशन में, वह शिक्षा व्यवस्था विदेश के उच्च क्वालिटी के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी बराबरी कर सकेंगे। लेकिन इसके कुछ स्याह पहलू भी हैं, जैसे कि जब इन कॉलेज को या यूनिवर्सिटीज़ को फुल्ली ऑटोनोमस बना दिया जाएगा, तो अपने यहाँ ये दाखिला प्रक्रिया को लेकर, फीस की संरचना को लेकर एवं पाठ्यक्रम को लेकर ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे। अब अगर बात होती है किसी नए कोर्स को लागू करने की, तो ये जो नए कोर्स लागू करेंगे उसके लिए सरकार इन्हें कोई फंडिंग नहीं करेगी, इन्हें फंडिंग की व्यवस्था खुद करनी होगी। जाहिर सी बात है, फंडिंग कहाँ से आएगी? जाहिर सी बात है कि यह फंडिंग इन कोर्स के फीस के द्वारा पूरा किया जाएगा। ये कोर्स की जो फीस होगी काफ़ी ऊंची होगी और जो छात्र इस कोर्स में एडमिशन लेंगे उन्हें इसके लिए काफ़ी ऊंची फीस चुकानी होगी। तो ऐसी स्थिति में वे छात्र जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं, सुदृढ़ हैं, वे तो इस कोर्स में आसानी से दाखिला ले सकेंगे। लेकिन वैसे छात्र जो आर्थिक पृष्ठभूमि से कमज़ोर पृष्ठभूमि से आते हैं या जिनकी आर्थिक पृष्ठभूमि कमज़ोर है, इसके साथ ही वे छात्र जो सामाजिक सांस्कृतिक रूप से वंचित वर्ग से आते हैं, जिनमें शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट और ओबीसी आते हैं, उनके लिए इन कोर्स में दाखिला लेना मुश्किल हो जाएगा। अर्थात वे छात्र इस कोर्स में दाखिला लेने से वंचित रह जाएंगे।
तो मैं इस वीडियो में कोई बहस की ओर नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ यहाँ पर बताऊंगी कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं एडवांटेज ऑफ ऑटोनॉमी। मैं सारे पॉइंट्स बताते जाऊंगी, आप लोग सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे, उसके बाद मैं सारे पॉइंट्स को डील कर दूंगी। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं एडवांटेज की ओर। पहला एडवांटेज है द ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हैव मोर डिसीजन मेकिंग पावर। स्वायत्त संस्थानों के पास अधिक निर्णय शक्ति होती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है इंक्रीज्ड इन एकेडमिक एक्सीलेंसी, अकादमिक उत्कृष्टता में वृद्धि। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स आर रेडी फॉर न्यू चैलेंजेज ऑफ जॉब्स ऑफ न्यू एज। विद्यार्थी नए जमाने की नौकरियों की नए चुनौतियों के लिए तैयार होते हैं। ओके। फोर्थ पॉइंट है कैंपस सिलेक्शन प्रोग्राम, कैंपस सिलेक्शन कार्यक्रम। और फिफ्थ पॉइंट है इंक्रीज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ टीचर एंड इंस्टीट्यूट्स। शिक्षकों तथा संस्थानों की उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही में वृद्धि। ओके। तो सबसे पहले मैं चलती हूँ पहले पॉइंट की ओर, जो कि है द ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स हैव मोर डिसीजन मेकिंग पावर। मैं पहले भी बताई हूँ कि जब ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी पूर्ण रूप से ऑटोनोमस हो जाएंगे तो इनके पास डिसीजन मेकिंग पावर अधिक होगा, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे। यदि मान लेते हैं इन्हें कोई कोर्स लागू करना है अपने यहाँ, तो ये पहली बात तो इन्हें यूजीसी की अनुमति लेनी नहीं होगी। इसके अलावा ये अपने यहाँ वैसे कोर्स को लागू कर सकेंगे जो कि स्टूडेंट्स के नीड और डिमांड के अनुसार होगा और आज के समय के रिलेवेंट होगा, मार्केट के डिमांड के अनुसार होगा। इससे भारत के जो युवक हैं उन्हें सही तरह के कोर्स या जॉब ओरिएंटेड कोर्स करने में सहूलियत होगी, जो कि अपने आप में उच्च क्वालिटी की होगी। तो इससे हमारे छात्रों को फ़ायदा होगा। दूसरी बात है कि जितने भी ऑथराइज्ड बॉडी हैं जैसे यूजीसी, नैक, AICTE इत्यादि, इनकी जो अननेसेसरी कंट्रोल होती है किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के ऊपर, वो समाप्त हो जाएगा। तो अब इस तरह के जो नीति नियम इनको मानने पड़ते थे इतने सारे इन ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी के, उनसे स्वतंत्र हो सकेंगे। इसके अलावा अपने छात्रों एवं अपने जो संस्थान है उसकी भलाई को ध्यान में रखते हुए ये अपने अनुसार भी रूल्स एंड रेगुलेशन को तय कर सकेंगे। ओके, समझ में आ गया। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन एकेडमिक एक्सीलेंसी, अकादमिक उत्कृष्टता में वृद्धि। जाहिर सी बात है कि जब नए कोर्स लागू होंगे तो यहाँ पे जितने भी ऑटोनोमस कॉलेज हैं वहाँ जो मैनेजमेंट है, टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स, तीनों अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने काम की क्वालिटी के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं और अधिक से अधिक अकाउंटेबल होते हैं। और ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं एकेडमिक एक्सीलेंसी के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाते हैं, जैसे समय समय पर क्विज करवाते हैं, सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं, वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं, जिससे कि यहाँ पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनकी एकेडमिक एक्सीलेंसी में वृद्धि हो। इसके अलावा एग्जामिनेशन प्रोसेस जो होता है उसमें भी ये सुधार करते हैं, मिड सेम की व्यवस्था करते हैं, इंटरनल असेसमेंट की व्यवस्था करते हैं, जिससे कि इनकी जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है वह भी बेहतर हो जाता है। तो हम ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि जो ऑटोनोमस कॉलेज होते हैं वहाँ पर एकेडमिक एक्सीलेंसी इंक्रीज होती है, एकेडमिक एक्सीलेंसी में वृद्धि होती है। ओके, अब मैं तीसरे पॉइंट की बात करूँगी, जो कि है स्टूडेंट्स आर रेडी फॉर न्यू चैलेंजेज ऑफ जॉब्स ऑफ न्यू एज। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी बहुत सारे MNCs कंपनीज आ रहे हैं और जो हमारा जॉब सिस्टम है, जॉब की जो डिमांड है वो बिल्कुल अलग हटकर हो रही है, जो कि पारंपरिक जॉब से बिल्कुल अलग है। तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने वाले जो छात्र होते हैं, जो आज की जॉब की जो नीड होती है उसके हिसाब से तैयार किए जाते हैं। ओके,
जैसे मैं अगर बात करती हूँ MBA की, MCA की, इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये सब जॉब ओरिएंटेड कोर्स होते हैं और ये सारे कोर्स अपने स्टूडेंट को मार्केट के नीड और डिमांड के अनुसार तैयार करते हैं। मार्केट में जिस तरह के स्टूडेंट्स की या जिस तरह के लोगों की डिमांड होती है उस तरह के स्टूडेंट्स ये ऑटोनोमस कॉलेजेस तैयार करते हैं। तो इससे छात्रों को फ़ायदा ये होता है कि जब ये कोर्स करके बाहर कॉलेज से बाहर जाते हैं तो इन्हें जॉब मिलने में सहूलियत होती है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि ये अच्छे पैकेज के जॉब पाते हैं और कोई अगर एवरेज स्टूडेंट भी है तो उन्हें भी कम से कम एक अच्छी जॉब तो मिल ही जाती है। उन्हें जॉब ढूंढने में बहुत अधिक मुश्किल या समस्या पैदा नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑटोनोमस कॉलेज होते हैं अपने स्टूडेंट को आज के समय के जॉब के हिसाब से तैयार करते हैं। ये जो स्टूडेंट है जो आज के समय के जॉब के जो न्यू चैलेंजेज होते हैं उसको फेस करने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार होते हैं। ओके, अब हमारा 4th पॉइंट है कैंपस सिलेक्शन प्रोग्राम, कैंपस सिलेक्शन कार्यक्रम। आप सभी जानते हैं कि जितने भी ऑटोनोमस कॉलेज होते हैं अपने लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए कैंपस सिलेक्शन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। इससे जो भी छात्र होते हैं उन्हें पढ़ाई पूरी करने के उपरांत जॉब ढूंढने की समस्या नहीं रह जाती है। ये कॉलेज में पढ़ने के दौरान ही एक अच्छी जॉब पा लेते हैं। जो एवरेज स्टूडेंट भी होते हैं उन्हें कम से कम एक जॉब तो मिल ही जाती है। तो ऐसी स्थिति में भी ये जो कोर्सेस हैं, ये जो कॉलेजेज हैं, स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए बहुत काम करते हैं। इससे स्टूडेंट की बहुत भलाई होती है। अब हमारा लास्ट पॉइंट है इंक्रीज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ टीचर्स एंड इंस्टीट्यूट्स। शिक्षकों तथा संस्थानों की उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही में वृद्धि। मैं पहले भी बताई थी कि ये जितने ऑटोनोमस कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं इसमें जो शिक्षक हैं, जो मैनेजमेंट है, अपने स्टूडेंट के एकेडमिक एक्सीलेंसी को लेकर के बहुत अधिक रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल होते हैं। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि यहाँ पर जितने भी टीचर्स अपॉइंट किए जाते हैं उन्हें हाई सैलरी दी जाती है और समय समय पर उनके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए इंसेंटिव भी दिया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर एकेडमिक ऑडिट का भी प्रोविज़न होता है जो कि शिक्षकों के गुणवत्तापूर्ण कार्य को दर्शाता है, शिक्षकों के गुणवत्तापूर्ण कार्यों की ऑडिट करता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स फीडबैक भी लिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर शिक्षक जो होते हैं अपने काम के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होते हैं और सीधे सीधे उनकी जवाबदेही तय होती है अपने स्टूडेंट की प्रोग्रेस को लेकर के। तो ऐसी स्थिति में भी ये जो कॉलेजेज होते हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, इनकी एकेडमिक एक्सीलेंसी काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, अब मैं बात करूँगी डिसएडवांटेज के बारे में कि आखिर ऑटोनॉमी की क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या कमियां हैं। ओके, यहाँ पे मैं सबसे पहले पॉइंट्स बता देती हूँ, उसके बाद सारे पॉइंट्स को मैं डील करूँगी। ओके, फर्स्ट पॉइंट है हाई इंक्रीज इन फीस थ्रू सेल्फ फिनांस्ड कोर्स। सेल्फ फिनांस्ड कोर्स के द्वारा फीस में बेतहाशा वृद्धि। सेकेंड पॉइंट है लैक इन द अपॉर्चुनिटी ऑफ एडमिशन फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। भारतीय छात्रों के लिए दाखिले के अवसरों में कमी। थर्ड पॉइंट है लैक इन द अपॉर्चुनिटीज ऑफ जॉब फॉर इंडियन टीचर्स। भारतीय शिक्षकों के लिए नौकरी के अवसरों में कमी। फोर्थ पॉइंट है मार्केटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का बाजारीकरण। और फिफ्थ पॉइंट है ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स विल बी इन डेंजर, पारंपरिक विषयों के ऊपर खतरा। उम्मीद है आपने सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए होंगे। अब मैं सारे पॉइंट्स को डील कर देती हूँ। ओके, तो नाउ कमिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट पॉइंट विच इज हाई इंक्रीज इन फीस थ्रू सेल्फ फिनांस्ड कोर्स। मैं पहले भी बताई थी कि जितने ऑटोनोमस कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं वे अपने यहाँ यदि कोई नए कोर्स को लागू करते हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें इसके लिए फंडिंग स्वयं करनी होगी। फंडिंग की आवश्यकता क्यों होगी? नए कोर्स के लिए बिल्डिंग चाहिए, फर्नीचर चाहिए, वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए। इसके साथ ही हाईली क्वालिफाइड टीचर चाहिए।
तो इतने सारे चीज़ों के लिए जाहिर सी बात है फंडिंग की आवश्यकता होगी, और ये फंडिंग आएगी कहाँ से? तो सेल्फ फिनांस्ड कोर्स में ये फंडिंग आएगी इन कोर्स के फीस के द्वारा। जाहिर सी बात है इन कोर्स की फ़ीस काफ़ी ऊंची होगी, तो जो भी छात्र इस कोर्स में दाखिला लेंगे उन्हें इसके लिए ऊंची फीस चुकानी होगी। तो ऐसी स्थिति में वे छात्र जो अच्छी आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं वे तो दाखिला ले लेंगे, मगर वैसे छात्र जो कमज़ोर आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं या जो सामाजिक सांस्कृतिक रूप से वंचित वर्ग से आते हैं, जिसमें शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी इत्यादि शामिल होते हैं, उनके लिए इन कोर्सों में दाखिला लेना मुश्किल होगा। अर्थात ये छात्र जो आर्थिक रूप से कमज़ोर पृष्ठभूमि से आते हैं उनके लिए ये कोर्स मुश्किल हो जाएगा, वे इस कोर्स में दाखिला लेने से वंचित रह जाएंगे। ठीक है, तो एक पहली डिसएडवांटेज तो ये है। दूसरी डिसएडवांटेज है लैक इन द अपॉर्चुनिटी ऑफ एडमिशन फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। मैं पहले भी बताई हूँ कि इन यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में 20% तक जो सीट है वह विदेशी छात्रों के लिए है। तो ऐसी स्थिति में 20% सीटों में भारतीय छात्र एडमिशन लेने से वंचित रह जाएंगे। ये बात आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि 20% छात्रों में 20% सीटों में भारतीय छात्र एडमिशन नहीं ले पाएंगे। अब मैं बात करूंगी तीसरे पॉइंट की, लैक इन द अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब्स फॉर इंडियन टीचर्स। भारतीय शिक्षकों के लिए नौकरी के अवसर में कमी। आप सभी जानते हैं, मैं पहले भी डिस्कस करी हूँ कि इन संस्थानों में 20% तक विदेशी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जहां एक ओर आज के हाईली क्वालिफाइड युवकों के लिए नौकरी के अवसर वैसे ही कम है, तो 20% जो नौकरी के इनके पास अवसर हैं वो और कम हो जाएंगे। तो जो 20% नौकरी के अवसर कम होंगे तो शिक्षकों को मुश्किल होगी। अब मैं बात करूंगी मार्केटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, फोर्थ पॉइंट की, शिक्षा का बाजारीकरण। जाहिर सी बात है ये जो ऑटोनोमस कॉलेज हैं अपने यहाँ वैसे कोर्स को लागू करेंगे जो मार्केट बेस्ड होगा, अर्थात जिसकी मार्केट में डिमांड होगी, जैसे MBA, MCA, मेडिकल, इंजीनियरिंग इत्यादि। मतलब कि जिनके पास, अर्थात जिस विद्यार्थी के पास जितना ज़्यादा पैसा होगा वे इस कोर्स को कर सकेंगे, क्योंकि आपको मैं पहले ही बताई हूँ कि इन सेल्फ फिनांस्ड कोर्स को करने के लिए काफ़ी ऊंची फीस चुकानी होती है। तो हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि जिस विद्यार्थी के पास जितना अधिक पैसा होगा वे उतना अच्छा कोर्स कर सकेंगे। यहाँ पर अच्छे कोर्स का मतलब है वैसे कोर्स जिसको करने के बाद नौकरी के अवसर अधिक हो। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जो ऑटोनॉमी है शिक्षा का बाजारीकरण को बढ़ावा देगा। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ अपने लास्ट पॉइंट की, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स विल बी इन डेंजर, पारंपरिक विषयों के ऊपर खतरा। जाहिर सी बात है कि जितने ऑटोनोमस कॉलेज हैं अपनी क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए या फिर वर्ल्ड के दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के साथ बराबरी करने के लिए अपने यहाँ वैसे कोर्स को लागू करेंगे जो कि मार्केट बेस्ड हो। ऐसी स्थिति में जो पारंपरिक कोर्स हैं जो कि ज्ञान के केंद्र हैं, ये जो पारंपरिक कोर्स जो हैं ज्ञान के केंद्र हैं और मनुष्य को एक अच्छे सामाजिक चेतनाशील मनुष्य के रूप में परिष्कृत करते हैं, वैसे सब्जेक्ट के ऊपर खतरा होगा। मैं अगर बात करूं तो वाणिज्य और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट तो फिर भी अस्तित्व में रहेंगे जो कि बाजार से जुड़े हुए हैं, मगर साहित्य, सोशल साइंस या फिर ह्यूमैनिटीज़ के उन सब्जेक्ट का क्या होगा जो कि बाजार से सीधे सीधे जुड़े हुए नहीं हैं, परंतु ये जो विषय हैं
ज्ञान की पृष्ठभूमि हैं, ज्ञान के बेस हैं। तो ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं, जो साहित्य के हैं, ह्यूमैनिटीज़ के हैं, सोशल साइंसेस के हैं, वे सब्जेक्ट इस प्रतिस्पर्धा में दम तोड़ देंगे। ओके, तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सबने वीडियो से इस पॉइंट को समझ लिया होगा। ओके, थैंक यू।